हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसके लिए? जो अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स 2026 है, इसके लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इतिहास के क्वेश्चन की हम लोगों ने कल प्रैक्टिस की थी, जो कि हम लोगों का कल 19 डे था। और आज हम लोगों का कौन सा दिन है? डे 20। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या टोटल 20 क्वेश्चन, इसके मतलब कि 20 कहते हैं कि क्वेश्चन 20 जो कहते हैं कि सीरीज आ चुकी हैं। तो ये क्या हमारी 20वां वीडियो है। और जिसने क्या है 20 तक की देख लिया है, इसका मतलब वो क्या लगभग 500 क्वेश्चन, यानी कि 500 क्वेश्चन क्या है अन्य एस्पिरेंट की तुलना में आगे निकल चुका है। तो यही होता है हमारा मतलब कि कंसिस्टेंसी। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज भी हम लोग क्या 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ऑलरेडी। और जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो क्या करेगा, पुराने वीडियो देख लेगा। तो चलिए आगे क्या आज का मेरा हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं उसको। फटाफट आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कल छोड़ा था उस क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। तो कल हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे ही छोड़ा था, जो कल्याण मंडप है इसके बारे में बात की थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, 2019 का है। इसमें क्या पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमल कहा जाता था क्या, आमिल कहा जाता था क्या? दिल्ली के सुल्तानों की इकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी क्या? मीर बख्शी का पद दिल्ली के क्या खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था क्या? तो यानी कि तीसरा वाला हमारा गलत हो जाता है। जो मीर बख्शी का पद है वो दिल्ली सुल्तानों के मतलब के शासनकाल में अस्तित्व नहीं, बल्कि उससे पहले का ही था। तो यानी कि 3 गलत हो जाता है। और दूसरा वाला भी हमारा क्या है, गलत है। ये एकता प्रणाली क्या प्राचीन संस्था नहीं थी, बल्कि दिल्ली जो सुल्तान थे उनके द्वारा लाई गई थी। तो इस प्रकार से हमारा केवल एक आंसर सही होगा क्या? जो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के जो प्रभारी थे उसे क्या कहते थे, आमिल कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा है, मियाँ तानसेन के बारे में पूछा गया है। मियाँ तानसेन के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको क्या मतलब कि अकबर ने जो मतलब कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी, क्या ये सही है? तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंध में ध्रुपद की रचना की, क्या ये सही है क्या हमारा? बोला इसमें कौन सा सही नहीं पूछा, मतलब सही है कि नहीं है, जी वो देखना। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो वैसे तो क्या, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप अगर यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे, तो जैसे कि क्या है, तानसेन एक मतलब कि प्रसिद्ध गायक है, तो यानी कि उन्होंने अनेक रागों की रचना तो की ही होगी। इसका मतलब ये सही हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो तानसेन ने अपने संरक्षकों के गानों की रचना की होगी, मतलब कि संबंधित। ये भी एक मतलब कि नॉर्मल लग रहा है कि कोई भी मतलब कि अगर किसी के संरक्षण में रहता है तो उसके लिए गाने तो गाएगा ही, क्योंकि राजा महाराजा है। और राजा महाराजा के संदर्भ में गाने मतलब आपने सुने होंगे कि जो गायक लोग होते थे राजा महाराजाओं की तारीफ़ें करते थे। उसके बाद में तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपद की भी रचना की ही होगी। तो मतलब इस तरीके से आप अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो हमारा मतलब कि जो उपाधि थी अकबर ने नहीं दी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा है, तो इसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन में क्या होता है, अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। व्यक्ति और धारित पद कौन सा? तेज बहादुर स्पूज अध्यक्ष थे कौन, अखिल भारतीय उदार संघ के, क्या सही है हमारा? उसके बाद में पूछा गया है, केसी नियोगी सदस्य थे क्या, संविधान सभा के थे। और उसके बाद में बोला है पीसी जोशी क्या जो सचिव महासचिव थे क्या, भारतीय राष्ट्रीय साम्यवादी दल के क्या महासचिव थे क्या? आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो इनमें जो 3 विकल्प है हमारे, 3 के तीनों सही हैं। क्या हमारा, सर तेज बहादुर सिप्रू जो थे अध्यक्ष थे कौन से, अखिल भारतीय उदार संघ के। और वहीं जो केसी नियोगी थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। और पीसी जोशी जो थे महासचिव थे किसके, भारतीय साम्यवादी दल के। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, 3 के तीनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटा करके चित्रधारा एल्बम और व्यक्तिगत चित्र रूप को अधिक जोर दिया? तो आप जान रहे होंगे चित्रकार से संबंधित कौन है, जहांगीर ही है, जो कि मतलब कि नॉर्मल सा बात है। और जहांगीर को ही मतलब कि चित्रकार के मतलब कि ज़्यादा अच्छी खासी रुचि थी, तो इसलिए जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक पादप समूह नवीन विश्व यानी कि न्यू वर्ल्ड
में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसे बाद में प्राचीन वर्ल्ड यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन में शुरू किया गया। तो कौन सा है जो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आया है? ये तंबाकू, कोक या रबड़ था क्या? कपास, कॉफ़ी, गन्ना था क्या? तंबाकू, कपास, रबड़ था क्या? रबड़, गेहूँ और कपास था क्या? तो आप लोग जान रहे होंगे जो यानी कि जो ओल्ड वर्ल्ड यानी कि जो हमारा भारत जैसे देश हैं या फिर जो पश्चिम एशिया के देश हैं, उसमें देख रहे होंगे जो गन्ना जो हमारा है, गन्ना या फिर जो कॉफ़ी, एक मिनट क्या होता है हमारा कपास। तो कपास से आप समझ सकते हैं कपास तो भारत में मतलब कि प्राचीन समय से ही हो रही थी। इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं हो सकता। वहीं जो रबड़, कॉफ़ी और गेहूँ, गेहूँ भी भारत में पहले से ही होता था। इसका मतलब हमारा क्या हो जाता है बी, सी और डी तो नहीं हो सकता। यानी कि तम्बाकू, कोक और रबड़ जो था न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में लाया गया। कुल मिला के एक तरीके से भारत और भारत की जो पड़ोसी देश हैं उसे ओल्ड वर्ल्ड कहा जा रहा है और न्यू वर्ल्ड किसे कहा जा रहा है? जो अमेरिका है या जो न्यू न्यू बने थे उनको कहा जा रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसिद्ध स्थान और नदी पूछा गया। क्या पिंडर पूर्व के चंद्रभागा नदी पर है क्या? तिरुचिरापल्ली क्या हमारे कावेरी नदी पे क्या? हम्पी हमारी क्या मालप्रभा नदी पे है क्या? तो हम जान रहे हो हम्पी हमारा किस पे? कावेरी नदी पे, ना कि मालप्रभा पे। तो इस प्रकार से 3 गलत हो जाता है। तो तीनों गलत हो जाने के बाद एक हमारा बचता है 1 और 2। तो पिंडरपुर हमारा कहाँ है? मतलब कि चंद्रभागा पे। तिरुचिरापल्ली कहाँ पे? कावेरी पे है। इस प्रकार से हमारा क्या आंसर होगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। स्थिरवादी महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है क्या? तो स्थिरवादी जो कि हम जानते हैं कि जैन धर्म से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से। तो पहला गलत हो जाता है हमारा। पहला गलत होता ही हमारे पास बचते हैं 2 और 3। और आपने देखा होगा कि इसके संदर्भ में हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी, क्योंकि अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो। और उसके बाद में पूछा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। तो बिल्कुल सही बात है। और जो महासंघिकों जो द्वारा बौद्ध के देवत्व रूप के महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला। तो ये भी बात सही है। जो महासंघिकों द्वारा जो है बौद्ध धर्म के देवत्व रूप को महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया गया। राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 2 और 3। तो चलिए अभी अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? तो 19वीं मतलब कि भारत में क्या प्रभाव पड़ा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में? भारतीय दस्तकारों के उद्योग नष्ट हो गए थे क्या? भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था क्या? देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी क्या? ब्रिटिश उत्पाद का आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो आप जान रहे जो इसमें क्या था, भारतीय जो दस्तकार थे उसके उद्योग जो थे उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा? भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनके कालानुक्रम में सही रूप से व्यवस्थित करना है। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लवों सत्ता का स्थापना, परांतक प्रताप के द्वारा चोर की सत्ता का स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। तो इनमें से पहला कौन सा हमारा है? तो पहला हमारा है कौन सा? महेंद्र वर्मन के अधीन जो पल्लव थे उन्होंने पहले बनाया। इसका मतलब हमारा दूसरा वाला सही है। और उसके बाद में हमारा क्या आएगा? फिर चौथा आएगा गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई। उसके बाद में हमारा क्या जो हमारा पहला है राजा भोज के अधीन प्रतिहार जो था हमारा। और लास्ट में हमारा आएगा परांतक द्वारा चोल वंश की सत्ता की स्थापना। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि सी 2413। अगला क्या है हमारा? और अगला पूछा गया है ये भी हमारा क्या मतलब कि एक तरीके से मध्यकालीन भारत का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः हुंडी के रूप में परिभाषित बताता है? तो ये आपको बताना है हुंडी क्या है। एक मतलब कि राजा के द्वारा अधीनस्थों के द्वारा दिया गया परामर्श था क्या? प्रतिदिन की लेखा जोखा का अंकित करने वाला वाह खाता था क्या? बही खाता था क्या? या विनिमय पत्र था? यह सामंत द्वारा अधीनस्थों को दिया जाने वाला आदेश। तो हम जान रहे होंगे हुंडी क्या था हमारा? एक विनिमय पत्र था। और नॉर्मल सी बात है मतलब कि अगर आपने पढ़ा होगा ये हमारा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे आप, और ये हमारा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा है गांधी इरविन समझौता, जो कि 1900 मतलब कि 32 में जो हमारा क्या कहते हैं कि पूना समझौता हुआ था, उससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस योगी भाग लेगी, यानी कि आमंत्रित करना, ये हमारा इसका मतलब कि उद्देश्य था क्या? असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, क्या इसका सहयोग था मतलब कि उद्देश्य था क्या? पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति करना। तो हम जानते हैं कि जो पुलिस की जातियाँ उन्होंने की थी उसको बिल्कुल भी नहीं माना था, यानी कि तीसरा तो नहीं होगा।
और तीसरा काटते ही हमारे पास आंसर आ गया है लगभग। केवल उन्हीं कैदियों को रिहा होगा जिन्होंने हिंसा में अभिभाग नहीं लिया। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? गांधी इरविन समझौता क्या था? 1, 2 और 4 असहयोग आंदोलन से संबंधित जारी किए गए अध्यादेशों को क्या करेंगे? गांधी जी वापस ले लेंगे और राउंड टेबल कांग्रेस में जो होंगे कांग्रेस भाग लेगी और उन्हीं कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन्होंने क्या हिंसा का भाग मतलब कि हिंसा में सहभागिता नहीं की। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा है? स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी गई सखाराम गणेश देउल की पुस्तक जिसे हम देशर कथा के नाम से भी जानते हैं, क्या सही है? इस पुस्तक ने उपनिवेश राज्य के द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। तो बिल्कुल सही बात है। इस किताब ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को प्रसारित किया। तो ये भी हमारा सही बात है, बल्कि इसको आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। देउल द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग किया गया। तो देख रहे हो कि ये एक संकीर्ण मानसिकता की बात कर रहा है, बल्कि एक तरीके से राष्ट्रवादी विचारधाराओं की बात कर रहा है। तो यानी कि तीसरा वाला हमारा नहीं हो सकता कि कोई एक बड़ा मतलब कि महान व्यक्ति होगा वो बंगाल को केवल विशेष बंगाल के बारे में ही बात करेगा, यानी कि तीसरा हमारा गलत हो जाता है और 1 और 2 सही होंगे। तो ये क्या हमारा एक तरीके से मतलब कि यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, कॉमन सेंस भी होना चाहिए। तो तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे, वरना आप इससे क्वेश्चन क्या है कभी कॉपी मतलब बुक या कॉपी में तो नहीं पढ़ेंगे। अगला हमारा है विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है? तो देख रहे होंगे, हो सकता है इसको आप शायद फैक्ट में पढ़ भी लें, पर जो भी हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी क्वेश्चन मतलब की बुक में मिलना। तो अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित करके विठाल विध्वंसक किसने लिखा? गोपाल बाबा वलंगड़ ने लिखा, ज्योतिबा फुले ने लिखा, मोहनदास करमचंद गांधी लिखा या फिर भीमराव अम्बेडकर ने? तो विटाल विध्वंसक जो है किसने लिखा? गोपाल बाबा वलंगड़ ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा किससे? ये भी हमारा एक तरीके से मतलब कि मध्यकालीन भारत का ही मान सकते हैं आप या फिर प्राचीन कालीन भारत का मान सकते हैं। कोई व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडन करने की दृष्टि से अपने धर्म के संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने ही संप्रदाय की गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये कथन या क्या ये वक्तव्य जो है किसका है? अशोक का है, हर्षवर्धन का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है या समुद्रगुप्त का है या कृष्णदेवराय का है? तो ये बात किसकी आप जान रहे होंगे? जो अशोक थे उन्होंने अपने शिलालेख लिखे थे, उसमें ही मतलब कि महान महान बातें लिखी थी। तो यही अशोक का एक कथन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्या है? भारत के संदर्भ में कुल्य वापा और द्रोणा वापा शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? तो कुल्य वापा यानी कि वापा से आप कुछ अनुमान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, द्रोण वापा या मापा एक तरीके से आप अनुमान थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो क्या भूमि माप, विभिन्न मौद्रिक प्रणालियों के सिक्के, नगर भूमि का वर्गीकरण या भूमि नगरीकरण के बाद में क्या? धार्मिक अनुष्ठान। तो कुल्ली वापा या द्रोणी वापा जो हमारे किससे हैं? भूमि की माप के इकाइयाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन भी हमारा किससे आता है? एक तरीके से मतलब कि प्राचीन कालीन भारत का ही है। और इसमें क्या पूछा गया? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारामिता में क्या है? पारमिता शब्द का सही वितरण निम्नलिखित में से किससे है? विवरण किसके संदर्भ में सही है? क्या है पारमिता? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मस्थ शास्त्र का पाठ है। वेदों के प्राधिकार का अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय है क्या? परिपूर्णता जिन्हें प्राप्त से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा पारमिता यानी कि हमारा सी ही होगा कि पूर्ण परिमताएँ यानी कि परिपूर्णताएँ जिन्हें प्राप्त करके बोधिसत्व पथ को प्रशस्त होता है। आगे क्या? मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्ति की व्यापारिक श्रेणियाँ तो कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा? भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 के रुखमाबाई मुकदमा। तो रुखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? क्या महिलाओं की शिक्षा के पाने का अधिकार पर था, सहमति की आयु पर था, दाम्पत्य अधिकारों की स्थापत्य पर था? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो महिला की शिक्षा के पाने का अधिकार है इसको छोड़ करके, यानी कि सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। तो यानी कि 2 और 3 सही होगा, 1 हमारा गलत है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नील की खेती आप जानते होंगे तभी ह्रास होगा क्या? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध ऐसा नहीं था। नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका क्या हो गया? अलाभकर हो गया। ये तो आप नॉर्मल लगा भी सकते हैं, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है फिर भी इसका आप आराम से आंसर दे पाएंगे अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तब। तो
तो चाहिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और तभी आप आंसर क्या आपने बहुत सारे क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। नील की खेती के द्वारा राष्ट्रीय नेताओं का विरोध करना या फिर सरकार का नियंत्रण करना ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 19वां। बेलजेली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज, अभी देख रहे होंगे हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी फोर्ट विलियम कॉलेज आया था और देख रहे होंगे इसमें भी आ गया। यानी कि यूपीएससी का क्या करती है, हिस्ट्री का क्वेश्चन होते हैं या फिर जो मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करती है, बस पूछने का तरीका बदल देती है। तो बेलजेली ने क्या बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। इसकी स्थापना क्यों की थी? इसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसे करने के लिए कहा था। भारत में प्राच्य ज्ञान की प्राप्ति अभिरुचियों को पुनः जागृत करना चाहता था क्या? वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था क्या? वह ब्रिटिश नागरिकों को, यानी जो ब्रिटिश नागरिक थे, को भारत के प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो राइट आंसर क्या हमारा डी है। यानी जो ब्रिटिश के नागरिक थे उनको ज्ञान देना चाहता था कि भारत को प्रशिक्षित कैसे करना, मतलब कि भारत को शासन कैसे करना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाणिनि क्या पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है क्या? क्या अमर सिंह हर्षवर्धन के से संबंधित है क्या? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है क्या? तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो अमर सिंह थे हमारे, जो हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे, यानी कि दूसरा हमारा बिल्कुल गलत है। उसके बाद में इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या बचा, 3, यानी कि जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। और अमर सिंह भी हमारे क्या थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित थे। और पाणिनि हमारे क्या एक तरीके से पतंजलि जो थे उधर से संबंधित थे, यानी कि जो हमारा वो वाला क्षेत्र है उससे, कि पतंजलि एक तरीके से, एक मिनट में आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में ही बता देता हूँ। नहीं वो तो पाणिनि, जैसा कि मैंने बताया, पाणिनि क्या था हमारे, जो एक मतलब कि पाणिनि जो थे खैबर पाख्तून जो था, मतलब खैबर पाख्तून जो था वो पाकिस्तान का एक मतलब कि संस्कृत विद्वान थे। और उन्होंने पाणिनि ने ही क्या लिखा था हमारा, पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने ही हमारे क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था। और जो अमर सिंह जो था हमारे थे हर्षवर्धन से संबंधित ही थे। और जो हमारे कालिदास थे, कालिदास ने एक रचना लिखी थी कि उसका नाम था मालवाग्नि पुष्प, मतलब कि मालवाग्नि मित्रम। और जो हमारे कालिदास थे मतलब कि शुंगकालीन, मतलब कि जो मतलब कि है उस समय के थे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर, यानी कि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित थे। और जो अमर सिंह थे वो भी हमारे क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से ही संबंधित थे। बस पाणिनि हमारे अलग थे और इन्होंने क्या अष्टाध्यायी लिखा था। और जो कालिदास थे उन्होंने क्या लिखा था, मालवाग्नि मित्रम, मतलब मालवाग्नि मित्रम करके एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में युग्मों पर विचार करना है। पारिवज्रक क्या किससे संबंधित था, परित्यागी या भ्रमणकारी से संबंधित था? तो बिल्कुल सही है। श्रमण किससे था, उच्च पदाधिकारी से संबंधित नहीं था, बल्कि एक तरीके से याद, मतलब कि श्रवण का मतलब आप समझ सकते हैं कि उपासक से संबंधित कुछ होगा। पर उपासक क्या है हमारा, बौद्ध धर्म का साधारण जो अनुयायी था, यानी कि अनुगामी था, उसे हम क्या कहते थे, उपासक कहते थे। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 3 होगा। और श्रमक उसे कहते थे, तो एक तरीके से जो मतलब कि एक तरीके से एक उच्च पदाधिकारी, एक तरीके से धर्म का जो होता है उसे श्रमक कहते थे। जो धार्मिक कार्य एक तरीके से मतलब करता था, बौद्ध धर्म के मतलब शिक्षाएं उसको देना, या कुछ नियम कानून को उसको याद करना, या कुछ उपदेश उनको याद करना, ये सब किसका काम होता था, श्रमक का होता था। अगला हमारा है क्या, भारतीय प्राचीन काल में गुप्त वंश के संदर्भ में नाटक नगर घंटाशाला कदूरा तथा चोल किसके लिए विख्यात है? तो नगर घंटाशाला, कदूरा या चोल ये हमारे क्या है, विदेशी व्यापार करने वाले एक तरीके से बंदरगाह के लिए विख्यात है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए। शक्तिशाली राज्य की राजधानियाँ नहीं है, कला से संबंधित कोई स्थल नहीं है, ना ही बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल ए। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है ए। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। भीलसा हमारा क्या मध्य प्रदेश में है क्या? तो बिल्कुल सही है, भीलसा हमारा क्या मध्य प्रदेश में है। स्थल और वर्तमान राज्य, द्वार समुद्र क्या हमारा महाराष्ट्र में क्या? तो द्वार समुद्र हमारा महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ पे, गुजरात के रीजन में है। और गिरनार हमारा कहाँ है, ये भी हमारा गुजरात में है। तो इसका मतलब हमारा 2 गलत हो जाता है और 3 का सही हो जाता है, मतलब कि 2 गलत हो जाता है और 3 सही हो जाता है। तो 3 सही हो जाता है, इसका मतलब 1 और 3 सही होगा। और थानेश्वर क्या हमारा उत्तर प्रदेश में है, ये भी हमारा नहीं है, ये कहाँ हरियाणा के आसपास में पड़ता है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 में आया है ये क्वेश्चन, मुरैना के समीप स्थित क्या 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में आपको बताना है। यह कच्छाप राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर था। तो बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद में बोला गया है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है क्या?
तो यानी कि क्या आप समझ सकते हैं कि भारत में कितने मंदिर हैं? हज़ारों करोड़ों मंदिर हैं। क्या जी केवल एक मंदिर ऐसा है जो वृत्ताकार होगा? यानी कि बिल्कुल गलत हो जाता है हमारा। तो दूसरा गलत होते ही हमारे पास आंसर आ जाता है कौन सा? 1 और 4, 1 और 4 यहाँ पे थोड़ा-सा कट गया है, तो 1 और 4 इसका आंसर होगा। और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति का प्रोत्साहन करना था, तो ये भी गलत है। ये शिव से मंदिर मतलब कि शिव जो शिव देवता हैं, शिव से संबंधित था। और इसका डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बन गई कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रही। तो इसी से ही जो भारतीय संसद भवन बना है उसकी प्रेरणा का स्रोत रहा है। यानी कि 1 और 4। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संसाधन और प्रबंधन के लिए सुविख्यात है? और जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है, संबंध जलधाराओं में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? धोलावीरा। अभी तो आपको इजी लग रहा होगा, आप देख के लगा रहे होंगे कि शायद बहुत इजी है, पर जब एग्जाम हॉल होता है वहाँ पे टफ लग जाता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? धोलावीरा होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपनी राय भी आप लोग देते चलिएगा।